बिल्कुल, और शुरुआत बात करते हैं केरल के वायनाड की, जहां तबाही के निशान इतने आसानी से नहीं जाने वाले हैं। देखिए, दिन बढ़ने के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा अभी भी 200 जिंदगियों की तलाश जारी है। वायनाड में आपदा आए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन जिंदगी अभी भी बेबस है। बचाव दल हाईटेक से हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। कहीं रडार प्रणाली के जरिए खोज जारी है तो कहीं ड्रोन के जरिए तलाश हो रही है। हालांकि सेना के बनाए 190 फीट लंबे ब्रिज से रेस्क्यू में तेजी आई है। इन सब के बीच सेना ने 4 लोगों को मलबे से जिंदा बाहर निकाला है। ये लोग वायनाड के पदवेट्टी गाँव में मलबे में दबे थे। जमीन के ऊपर फॉरेस्ट के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, फायर सेफ्टी के लोग नदी के ऊपर तलाश कर रहे हैं। वहीं नदी के ऊपर आसमान में एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स शवों की तलाश में, लोगों की तलाश में लगे हुए हैं। वायनाड में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में अब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ऑपरेशन को सावधानी से अंजाम दिया जा रहा है ताकि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वहीं केरल सरकार आपदा पीड़ितों के लिए वायनाड के सुरक्षित इलाकों में एक नई टाउनशिप बनाने का प्लान कर रही है। फिलहाल वायनाड में 93 रिलीफ कैंप में 10,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। और देश के पहाड़ी राज्यों की बात कर लें, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, यहाँ पे भी बादल फटने के बाद जिस तरीके की तबाही की तस्वीरें आई हैं, वहां युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और चलाया भी जाएगा, क्योंकि एक एक जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है। ये कुदरत का गुस्सा है या इंसानों से बदला, क्योंकि जो बादल अब तक बरस रहे थे वो अब डायनामाइट बनकर फट रहे हैं। हिमाचल हो या उत्तराखंड, बेहिसाब तबाही हो रही है। कहीं खंडहर बने मकान हैं तो कहीं मलबे में तब्दील दुकान। सबसे बुरा हाल हिमाचल प्रदेश का है, जहां 6 जगह बादल फटे हैं। शिमला, मंडी, कुल्लू में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। हिमाचल में 45 लोग अब भी लापता हैं, जिन्हें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम दिन रात खोज रही है। शिमला में लापता लोगों को खोजने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। कुल्लू और मंडी में भी बादल फटने से बहुत बर्बादी हुई। ब्यास नदी उफान पर है, लोगों को डरा रही है। उत्तराखंड में भी इस वक्त तबाही का मंजर है। केदारनाथ और सोनप्रयाग में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। केदारनाथ जाने का रास्ता तबाह हो गया है। अब तक 9,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन करीब 1,000 लोग अब भी फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान रस्सी के सहारे दुर्गम पहाड़ियों के बीच रेस्क्यू कर रहे हैं। वायुसेना भी मोर्चे पर है। और देखिए, देश का आधा हिस्सा मानसून को समझ नहीं पा रहा है। पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की तस्वीरें तो देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैदानी इलाकों में जिस तरीके की बारिश हो रही है, लोगों को अपना ड्रेनेज सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है, या जमीन पर ये पानी का सैलाब। मुसीबत का सैलाब आया, बेहिसाब तबाही लाया। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह जल कर्फ्यू लगा है। उत्तर भारत में इस वक्त बर्बादी की बारिश हो रही है। झारखंड, एमपी से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह जल तांडव दिख रहा है। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश का हाल दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जबरदस्त बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं। इसी बीच लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आई। देखिए कैसे लोग जान जोखिम में डालकर तेज बहाव के बीच नदी पार कर रहे हैं, हादसे को दावत दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में भी बर्बादी का आलम है। कई इलाके पानी पानी हो गए हैं। घरों में पानी घुस गया है। लोगों की गृहस्थी के सामान तबाह हो गए। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। एमपी के डिंडोरी में नर्मदा नदी भी उफान पर है। मंदिर और घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। अब झारखंड की गिरिडीह की तस्वीर देखिए। बराकर नदी के उफान में 4 ट्रैक्टर फंस गए। ये ट्रैक्टर रेत का अवैध खनन करने गए थे, तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। ड्राइवर्स तो जान बचाकर निकल आए, लेकिन चारों ट्रैक्टर सैलाब में फंस गए। और देखिए, अयोध्या गैंगरेप केस पर सियासी हलचल कैसे बढ़ती जा रही है। बीजेपी का एक डेलीगेशन है जो अयोध्या में पीड़ित परिवार से मिलने वाला है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि जो आरोपी हैं, क्यों ना उनका नार्को टेस्ट करा लिया जाए। शिवपाल ने भी इसका समर्थन किया है। अयोध्या के भदरसा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया। एक्शन से पहले पीड़ित बच्ची की मां से सीएम योगी ने मुलाकात की थी और दोषियों पर कार्रवाई की बात की थी, और 24 घंटे के अंदर ही आरोपी मोहित खान की अवैध संपत्ति ढहा दी गई। 65 साल के मोहित की 4 और प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा, इसमें उसका घर भी शामिल है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले में डीएनए टेस्ट कराए जाने की मांग कर दी है। दूसरी तरफ यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश के सोशल मीडिया पर हैरानी जताई और सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन पर समर्थन किया।
योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने रोते हुए अखिलेश यादव पर सवाल उठाए। अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। बस इतनी उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। और देखिए, आशा किरण शेल्टर होम दिल्ली का एक ऐसा शेल्टर होम जो फिजिकली मेंटली चैलेंज बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन एक महीने में 14 बच्चों के मौत का मामला, और इस मामले पर अब ब्लेम गेम खेला जा रहा है। उपराज्यपाल या फिर दिल्ली सरकार किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ा है, देखिए 60 सेकंड न्यूज में। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर आरोप लगाया है कि जिस शेल्टर होम में 14 लोगों की मौत हुई, उसके प्रशासक को एलजी ने नियुक्त किया था। एलजी साहब ने क्या सोच के राहुल अग्रवाल नाम के दानिश अफसर को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। राहुल अग्रवाल अगर आप गूगल करके देखें, 2016 में रिश्वत लेने के आरोप में धरे गए एसडीएम। सौरभ भारद्वाज के आरोप पर एलजी ऑफिस का भी रिएक्शन आया। एलजी ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि आशा किरण होम के प्रशासक की नियुक्ति समाज कल्याण विभाग ने की थी, जो सीएम या मंत्री के कंट्रोल में होता है। आम आदमी पार्टी का बयान पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। एलजी ऑफिस से रिएक्शन के बाद एक बार फिर सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर पलटवार किया और कहा कि एलजी ऑफिस झूठ बोल रहा है। सभी तबादले और पोस्टिंग एलजी या एलजी के अधीन अधिकारी करते हैं। ऐसी कोई फाइल मंत्रियों के पास नहीं आती। एलजी ऑफिस को फाइल दिखानी चाहिए जिसमें आशा किरण शेल्टर होम के प्रशासक को मंत्री ने नियुक्त किया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।